गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम डेटा एनालिटिक्स की यूनिट 1 का वन शॉट कवर करने वाले हैं। आपका पूरा होल सिलेबस इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी और वीडियो की देखने की जरूरत नीड नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम करते हैं डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स हमारा होता क्या है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है डेटा, एक होता है एनालिटिक्स। सबसे पहले हम करते हैं डेटा क्या होता है। डेटा होता है हमारा इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड सर्वेस। यानी कि जितनी भी आपने फैक्ट या फिगर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, उस चीज़ को बोलते हैं हम डेटा। वो आपको किसी फॉर्म में हो सकता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के थ्रू समझें तो जब भी आप कभी किसी जियो हॉटस्टार या फिर नेटफ्लिक्स पर लॉगिन करते हैं, सबसे पहले आपसे वो पूछता है आपका जेंडर क्या है, आप किस लोकेलिटी के हैं, आपका नाम क्या है, आप किस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हैं। तो उसी टाइप की मूवीज़ आपको सजेस्ट करता है। उसको बोलते हैं हम डाटा एनालिटिक्स। यानी कि उसने आपसे आपका डाटा लिया और उसी बेसिस पे आपको मूवियाँ सजेस्ट की। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डाटा एनालिसिस। It refers to the technique used to analyze data to enhance productivity and business gain। यानी कि अगर हम जनरल भाषा में समझें तो डाटा को एनालाइज करके टेक्निक्स के थ्रू आपकी कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाना, उसको बोलते हैं हम डेटा एनालिटिक्स। यानी कि अगर मान लीजिए आपने अपनी कंपनी कोई ओपन की है और आपने 4 साल की 5 साल की ग्रोथ को एक जगह मेज़र किया और उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी किस प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी। उसी को बोलते हैं हम डेटा एनालिटिक्स। अब बात करते हैं नीड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मान लीजिए काम तुम्हारा वैसे भी चल रहा था पहले कि बिना डेटा एनालिटिक्स के, बट इसकी हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो कि हमें इसकी नीड पड़ी। तो डेटा एनालिटिक्स की अगर हम नीड्स की बात करें तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन रिलाई ऑन डाटा एनालिटिक्स टू मेक डिसीजन। यानी कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो केवल डाटा पे ही डिपेंड करती है अपना डिसीजन लेने के लिए। जिस टाइप का उनके पास डाटा जाएगा वो उसी टाइप का डिसीजन लेंगी। मान लीजिए अगर हम डाटा एनालिटिक्स की बात करें तो जैसे आपने बीटेक में एडमिशन लिया, अगर आप किसी डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से लेते तो आपको सजेस्ट करता कि अच्छा आप कौन सी ब्रांच लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप सीएस ब्रांच लेना चाहते हैं तो पूछता सीएस ब्रांच क्यों लेना चाहते हैं। तो फिर वो फैक्ट और फिगर्स को मेजर करता कि अच्छा सीएस ब्रांच की जो नीड है वो 2020 से बहुत ज़्यादा बढ़ी क्योंकि कोरोना आ गया था। तो वो आपको एक एनालाइज करके बताता कि अच्छा आपके लिए ये ब्रांच परफेक्ट रहेगी। उसी लिए हम उसी को अगर हम बिजनेस के फॉर्म में करें तो उसी चीज़ को या फिर बिजनेस या फिर किसी कंपनी का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए उसी चीज़ को हम नीड ऑफ डाटा एनालिटिक्स में डाल सकते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग आपने अभी भी देख लिया। उसके बाद हम करते हैं कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन मतलब कि बाय एनालाइजिंग डाटा ऑर्गेनाइजेशन कैन आइडेंटिफाई ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज एंड कॉस्ट। यानी कि अगर हम इसको जनरल भाषा में समझें तो मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका रेट आपने हाई रख दिया तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम प्रोडक्ट और कंपनियां सस्ते में दे रही हैं। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उस प्रोडक्ट के जो रेट हैं वो कम करने हैं? वो आपको डेटा एनालिटिक्स की मदद से ही पता चलेगा। मान लिया अब मतलब आपको उसने आपका प्रोडक्ट चेक करेगा कि अच्छा आपका प्रोडक्ट इतना प्राइस का मिल रहा है, कंपनियाँ और जो कंपनियाँ वो मार्केट में किस प्राइस पे सेम प्रोडक्ट दे रही हैं। तो अगर वो मान लिया आपसे बहुत सस्ता देंगे तो उसकी जाहिर सी बात है आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो फिर आपका कॉस्ट रिडक्शन है कि आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट यानी कि डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको रिस्क कितना हो सकता है इस चीज़ को करने में। यानी कि मान लीजिए अभी जैसे कि सेल्फ ड्रिवन कार्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यानी कि ऑटोनोमस कार्स। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो हमारी पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार्स हैं हो सकता है वो बंद हो जाएं। तो अगर आप कोई ऐसा मॉडल तैयार कर रहे हैं जो कि पेट्रोल डीजल से चलने वाली कार का, चाहे वो बेस्ट ही मॉडल क्यों ना हो, बट आपको ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में वो कितना रिलायबल होगा, यानी कि रिस्क कितना है उसका। तो रिस्क मैनेजमेंट भी आप डाटा एनालिटिक्स की हेल्प से कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यानी कि अगर आप मान लीजिए आप सेम प्रोडक्ट है और वो 5 कंपनी और बेच रही हैं, तो आपको कैसे पता करना है कि आप उन कंपनी से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें। तो आपको थोड़ा प्राइस उनसे कम रखने होंगे, आपको क्वालिटी उनसे थोड़ी ज़्यादा देनी होगी। तो ये सब आप किसकी हेल्प से पता करेंगे? ये सब आप पता करेंगे डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से। अब बताते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स। अब डेटा एनालिटिक्स की बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जैसे सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कस्टमर एनालाइजेशन। एक एक करके इन चीज़ों को डेप्थ में पढ़ते हैं थोड़ा। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस डाटा एनालिटिक्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड फॉर इम्प्रूविंग सिक्योरिटी ऑप्शंस अगेंस्ट हैकर्स एंड साइबर क्रिमिनल्स। यानी कि डाटा इंटेलिजेंसी में क्या होता है, तो इसमें हम जैसे कि मान लीजिए कोई ईमेल स्पैम कर रहा है आपके ऊपर, मतलब कि तो आपने डाटा एनालिटिक्स के थ्रू, मशीन लर्निंग के थ्रू एक ऐसा सिस्टम बनाया, ऐसा मॉडल बनाया जो कि इस टाइप की फ्रॉड ईमेल्स को डिटेक्ट कर सकता है कि अच्छा हाँ ये ईमेल फ्रॉड है। तो उस सिक्योरिटी में आपको पता चल जाएगा।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT। अगर आपको मान लीजिए ये आपका बेस्ट काम करता है रूट फाइंडिंग करने में, यानी कि फाइंडिंग बेस्ट रूट फॉर डिलीवरी। अगर इसको हम एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए आपने ब्लिंकिट से कोई ऑर्डर किया, तो ब्लिंकिट जो वाला जो होगा वो एकदम बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करके आएगा। तो वो आप पे किसकी हेल्प से करता है? IoT की हेल्प से। कस्टमर एनालाइजेशन यानी किस टाइप के जो आपका प्रोडक्ट है वो किस टाइप के कस्टमर आपका खरीद रहे हैं, यानी उनकी एज कितनी है, वो बच्चे हो सकते हैं, बुजुर्ग हो सकते हैं, या फिर यंग एज के पर्सन हो सकते हैं। तो हम आपके कस्टमर एनालाइजेशन कर सकते हैं। रिस्क असेसमेंट जो कि आपने बिल्कुल अभी पढ़ा था रिस्क मैनेजमेंट में, फिर हेल्थ केयर, फ्रॉड डिटेक्शन, तो ये सब चीज़ें इसकी एप्लीकेशन में आ जाती हैं। अब टाइप ऑफ डेटा यानी कि डेटा के हमारे टाइप क्या कर सकते हैं। मेनली अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 पार्ट का होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा यानी कि जो कि हम सर्वेस के द्वारा कंडक्ट करते हैं, जैसे कि जनगणना हमारी हर 10 या 15 साल में होती है, तो सर्वे होता रहता है और बार बार वो चेंज होती रहती है। या और सेकेंडरी डेटा हमारा होता है 2 टाइप का, एक होता है इंटरनल डेटा, एक होता है एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल डेटा यानी कि जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलता है, एक्सटर्नल डेटा जो कि हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। तो ये 2 नंबर में अगर आपसे टाइप ऑफ डेटा पूछे तो आप ये दिखा सकते हैं, बाकी अगर 7 नंबर में पूछे तो आपको पूरा ये डिफाइन करना होगा। डेटा टाइप्स ये AKTU का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है, वो हर साल पेपर में दे देते हैं। मैंने पिछले 4-5 साल के पेपर एनालाइज किए तो उसमें देखा कि हर बार डेटा टाइप्स का एक क्वेश्चन आया ही आया है। तो इसको हम समझें तो वी कैन क्लासीफाई डेटा इनटू 3 पार्ट्स, स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि आप इसको नाम से समझ पा रहे होंगे, स्ट्रक्चर्ड यानी कि इसमें सारी चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। इट इज़ जनरली टेबुलर डाटा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई कॉलम्स एंड रोज इन आर डाटाबेस। यानी कि अगर इसको हम देखें, इसके डायग्राम को देखें तो इसमें देखिए सभी चीज़ें बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको दिख रही होंगी कि इस रो में अगर 5 है तो इस रो में भी 5 है, इस रो में भी 5 है, अगर इस कॉलम में 3 है तो उस कॉलम में 3 ही है। तो इसको एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है। या फिर अगर इसको आप इस एग्जाम्पल की मदद से देखें तो सबसे पहले सीरियल नंबर, तो उसमें 1 2 3 है, ऐसा नहीं है कि पहले 3 आ गया फिर 2 आ गया 1 आ गया। और नेम है तो पहले अल्फ़ाबेटिकली है, पहले A है फिर B है फिर C है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा। SQL यूज फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा यानी कि SQL एक्सेल शीट हम स्ट्रक्चर्ड डाटा में यूज़ करते हैं। ईजी टू सर्च एंड रिट्रीव डाटा यानी कि इसके अंदर हमें कुछ भी चीज़ सर्च करनी, मान लीजिए हमें ये वाला एलिमेंट सर्च करना है तो हमें पता है कि हमारा 3rd रो और 4th कॉलम में, 2nd कॉलम में है, तो हम इसको एकदम ईजिली फाइंड कर सकते हैं। अगर अनस्ट्रक्चर्ड में फाइंड करना होता तो हम ढूंढते रहते, बोले ये कौन से नंबर पे है, यहाँ जाते हो कि इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पर ये केवल इससे कनेक्टेड है और इससे कनेक्टेड है, तो आप इसका पता लगा लेंगे तो आपको ये एकदम मिल जाएगा। यूज टू स्टोर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कस्टमर इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपकी कोई कंपनी है या फिर आप किसी भी कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को लिखने के लिए भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। वो होता है हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा। अब जाते हैं हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा पे, बिल्कुल अपोजिट होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा का, यानी कि डज नॉट ऑर्गेनाइजेशन इन प्री डिफाइंड मैनर और नॉट हैव अ प्री डिफाइंड डाटा मॉडल, यानी इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें डाटा कैसे भी स्टोर हो सकता है। देखिए आप यहाँ पर ये इससे कनेक्टेड हो जाएगा, ये इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे भी कनेक्टेड है, तो ये चीज़ होती है हमारी अनस्ट्रक्चर्ड में। लो डाटा इंटीग्रिटी यूज टू स्टोर ईमेल्स कंटेंट सोशल मीडिया डाटा, यानी कि इसके अंदर हमारा जो होता है हम बेसिकली वीडियो ऑडियो और इमेजेस को स्टोर करते हैं। डिफ़िकल्टी टू सर्च एंड रिट्रीव डाटा, यानी कि इसमें से अगर हमें कोई भी डाटा फाइंड करना हो तो हम उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है क्योंकि एकदम स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा कि अच्छा यहाँ हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की। जिसका नाम से समझ में आ रहा होगा कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है, थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जैसे कि आप इसके एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 3 है बट यहाँ पर 2 हो गए, फिर यहाँ 1 हो गए, यहाँ फिर 3 हो गए। अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है बट यहाँ सिंगल रह गया। तो आप इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें तो इट डज नॉट कंसिस्ट स्ट्रक्चर्ड डाटा बट स्टिल हैव सम स्ट्रक्चर, यानी कि ये स्ट्रक्चर डाटा को कंसिस्ट नहीं करता है बट फिर भी इसके अंदर थोड़ा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू स्ट्रक्चर्ड, यानी अगर हम स्ट्रक्चर्ड डाटा से इसको कंपेयर करें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसको अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड डाटा से कंपेयर करें तो ये उससे हमारा इजी होता है। इजी कंपेयर टू अनस्ट्रक्चर्ड, यूज्ड फॉर मेटा डाटा मैनेजमेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स ETC, यानी कि इसको हम XML फाइल्स, जैसे कि आपने HTML पढ़ा होगा तो उसी का ही सेम होता है XML फाइल्स, JSON फाइल्स को हम स्टोर करते हैं। अगर इसको आप कोड लिखना चाहें तो आप कोड लिख सकते हैं। कोड में कुछ नहीं है, देखिए सबसे पहले यूनिवर्सिटी हम इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर हम स्टूडेंट ID 1, नेम कुछ भी हो सकता है, एज कुछ भी हो सकती है, डिग्री वो कौन सी कर रहा है, फिर हमने स्टूडेंट्स को क्लोज कर दिया, फिर यूनिवर्सिटी को क्लोज कर दिया, तो आपका ये एक पैरा बन गया। अब इसी के अंदर आप दूसरा बनाना चाहते हो तो आप स्टूडेंट ID 2, नेम कुछ और हो सकता है उसका, एज कुछ और हो सकती है उसकी, तो इसी टाइप के आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो इस 7 नंबर मैंने पूछा तो आपको पूरा का पूरा ये डिफाइन कर दीजिएगा और इसमें थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर दीजिएगा, आपको 7 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम बिग डेटा प्लेटफॉर्म की।
बिग डेटा, जैसे कि आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा डेट इन ह्यूज इन वॉल्यूम, यानी कि जो कि बहुत सारा डाटा होता है हम उसको बोलते हैं बिग डाटा। टाइप क्या हो सकते हैं, आर सेम एज प्रीवियस, यानी कि इसका सेम ही टाइप है जो प्रीवियस से, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखिए अगर ये आपसे 7 नंबर में पूछे तो आप इन तीनों को भी डिफाइन कर दे देना, अगर 2 नंबर में पूछे तो आप इतना ही लिख के आएंगे तो भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि उसको कितने वो 7 मार्क्स में आ रहा है या 5 मार्क्स में आ रहा है या 2 मार्क्स में आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप उसका कंटेंट लिख देना। अब उसकी बात करते हैं 5 V's ऑफ बिग डाटा, यानी कि अगर 5 V's पूछे या फिर करेक्टरिस्टिक पूछे, वो आपसे पूछ सकता है कि बिग डाटा प्लेटफॉर्म बताओ और करेक्टरिस्टिक बताओ, तो आपको सेम ही चीज़ लिख के आनी है, वो आपसे चाहे कुछ भी पूछे। अब करेक्टरिस्टिक या फिर 5 V's में अगर हम बात करें तो पहला वी होता है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि ह्यूज अमाउंट, वॉल्यूम इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी कि जो हमारा डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। वेलोसिटी, हाई स्पीड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा, यानी कि आप कितनी स्पीड से डाटा को स्टोर कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेलोसिटी। वैरायटी, वैरायटी यानी कि उसके कितने टाइप हो सकते हैं, वो कितने तरीके का हो सकता है, तो 3 तरीके हम पढ़ चुके हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और अनस्ट्रक्चर्ड होता है, तो ये हमारे वैरायटी में आ जाएंगे। उसके बाद आते हैं वर्सिटी, यानी कि इसके अंदर हम देखें तो इट रेफर्स टू इनकंसिस्टेंसी एंड अनसर्टेनिटी इन डाटा दैट इज डाटा विच इज़ अवेलेबल कैन समटाइम्स गेस मैसी एंड एक्यूरेसी आर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, यानी कि अगर जैसे जैसे आपका डाटा ह्यूज अमाउंट में बढ़ता जाएगा तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा, हो सकता है उसके अंदर कुछ एरर्स आ जाएँ, तो उस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। उसका रहता है हमारा वैल्यू। वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपने कभी सुना होगा किसी के मुँह से कि भाई तेरी तो कोई वैल्यू नहीं है हमारी लाइफ में, या फिर आप किसी से कह रहे थे कि इस पर्सन की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें तो कैसे समझेंगे, डाटा इन इटसेल्फ इज़ नथिंग, यानी कि डाटा खुद अपने आप में कुछ नहीं है, बट इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग वैल्यूएबल, यानी कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपको ये पता लगाना है कि आपकी जो विंटर्स हैं उसमें वुलन क्लोथ्स की सेल कितनी होती है, तो आपने पर जो डेटा ले रखा है वो ले रखा था आपने समर का, तो इसका मतलब समर का डाटा आपके लिए तो यूजलेस है, उसका कोई रोल नहीं है विंटर के उसमें, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम कि वैल्यू, यानी कि अगर उस टाइम पे आपको विंटर के डाटा की वैल्यू है, समर के डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। इवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिक स्केलेबिलिटी, यानी कि इस चीज़ का इवैल्यूएशन कैसे करेंगे आप, तो मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल सिंगल सर्वर मेथड टू मॉडर्न, यानी कि अब पुराने जो मेथड चलते आ रहे थे हमारे कॉपी पेन पे डेटा को स्टोर करने वाले, उससे हम आगे मॉडर्न टेक्निक्स की तरफ बढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिक स्केलेबिलिटी। अब ये क्वेश्चन आता नहीं बट आपके सिलेबस में था इसलिए आपको समझा दे रहा हूँ, बस तो ऊपर ऊपर समझा दे रहा हूँ। टेक्नोलॉजी टू एड्रेस बिग डाटा, ये टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा गूगल वगैरह पे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, ये 4 आप पढ़ लीजिएगा। मैसेज पैरेलल प्रोसेसिंग, द क्लाउड, ग्रिड कंप्यूटिंग, मैप रिड्यूस प्रोसेसिंग। अगर सोर्स ऑफ बिग डेटा, अब सोर्स यानी कि बिग डेटा आप ले कहाँ से रहे हैं, हो सकता है वो आप सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा हो सकता है इंटरनेट ऑफ डिवाइसेस के आ रहा हो सकता है गवर्नमेंट से आ रहा हो। बैंक ट्रांजेक्शन का एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि आप IRCTC की वेबसाइट पे रोज़ कितना ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कितने लोग अपना टिकट बुक करते हैं, तो उस चीज़ से वहाँ पर एक बिग डाटा एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ स्टोर हो रहा है, तो इस चीज़ को हम एनालाइज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ना कि पुरानी तरीक़ों का, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ एनालिटिक स्केलेबिलिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके लास्ट 2 टॉपिक बचते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में आने ही आने हैं, प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स और लाइफ साइकिल ऑफ डाटा एनालिटिक। ये दोनों टॉपिक आपके लास्ट 2 बचे हैं और लॉन्ग में आते हैं, मोस्टली 4-5 साल के पेपर में हर बार आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस एंड टूल्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स। अगर हम इसको जनरल भाषा में समझे तो प्रोसेस क्या होता है, मतलब द डाटा एनालिटिक प्रोसेस इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस ईच क्रिटिकल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रो डाटा इनटू एक्शनेबल इनलाइट्स, यानी कि जो आपका रो डाटा होता है उस पर कोई भी कुछ प्रोसेस करके उससे आउटपुट निकालना, उस चीज़ को बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। सो अगर हम डायग्राम से समझें तो सबसे पहले डाटा कलेक्शन, मतलब हमें डाटा को कलेक्ट करना है, कलेक्टिंग रो डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। उसके बाद उसको डाटा क्लीनिंग, यानी कि क्लीनिंग में क्या करते हैं, रिमूव एरर्स, उसके अंदर से एरर हटा दिए। डाटा एक्सप्लोरेशन या फिर प्रोसेसिंग, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक्सप्लोरिंग द डाटा टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्ड, यानी कि उसका स्ट्रक्चर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। डाटा मॉडलिंग, अप्लाइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स टू डाटा टू मेक प्रेडिक्शंस, यानी कि डाटा मॉडलिंग में हम प्रेडिक्शन फाइंड करेंगे कि क्या हमारा आउटपुट निकल के आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। डाटा एनालाइजिंग क्या करता है कि एनालाइज द डाटा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। उसके बाद कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी हमारा
फाइनल आउटपुट निकला वो हमें अपनी कंपनी को या फिर स्टेक होल्डर को हम प्रोवाइड करा देंगे। अब इन्हीं सारी हेडिंग्स को हमें लिखना है और उनको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करके आ जाना है, आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले हमारा है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन रो डाटा फॉर्म्स वेरियस सोर्सेज सच एज डाटाबेस, सेंसर्स, सोशल मीडिया एंड ETC। यानी कि डाटा कलेक्शन, हम कहीं से भी डाटा को कलेक्ट किया और उसको फिर हम एक जगह स्टोर किया, उसको बोलते हैं हम डाटा कलेक्शन। डाटा क्लीनिंग, हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हम क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे करेंगे? क्लीन द डाटा टू रिमूव एरर्स, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़ एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी। यानी कि जो भी हमने डाटा लिया है उसके अंदर से जो भी एरर्स होंगे या फिर जो भी कुछ मिसिंग वैल्यूज़ होगी उन चीज़ों को हम दूर करेंगे। इसका रहता है डाटा एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरिंग द डाटा टू अंडरस्टैंड इट स्ट्रक्चर्ड, यानी जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया था उसका एक स्ट्रक्चर्ड जो भी बन रहा होगा और स्ट्रक्चर्ड को हम अंडरस्टैंड करेंगे। डाटा मॉडलिंग, अप्लाइंग मशीन लर्निंग टेक्निक्स मॉडल टू द डाटा टू एक्सट्रैक्ट एंड मेक प्रेडिक्शंस। यानी कि जो भी हमारा टेक्निक्स, हमने जो भी हमारा स्ट्रक्चर निकला, मान लीजिए आपका ये स्ट्रक्चर निकला कि ये आपका समर में ग्रोथ कंपनी की बढ़ रही है, विंटर में डाउन जा रही है, समर में बढ़ रही है, विंटर में डाउन जा रही है, समर में बढ़ रही है, विंटर में डाउन जा रही है। तो आपने पता लगाया कि अच्छा समर में मेरी ग्रोथ जो बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही है, तो आपने अब एक मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई किया और आपको एक आउटपुट निकला। तो जो आउटपुट निकला उस आउटपुट को आप देंगे स्टेक होल्डर को, या फिर अगर आप शेयर मार्केट के एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो मान लीजिए आपने स्टॉक देखा कि अच्छा ये स्टॉक इस टाइम पे ग्रोथ कर रहा है, इस टाइम पे लॉस में जा रहा है, इस टाइम पे ग्रोथ कर रहा है, इस टाइम पे लॉस में जा रहा है। तो एक आपने उसको एनालाइज किया ना, तो उस एनालाइज करने के बाद आप उसको किसको देंगे? जो भी आपका स्टॉक होल्डर होगा, यानी कि जिसने भी आपको वो काम करने के लिए दिया होगा, ताकि वो एक बेस्ट टाइम पे अपना स्टॉक खरीद सके और उसको प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डाटा एनालिस, यानी कि एनालाइज डाटा एनालाइज द डाटा यूजिंग वेरियस टेक्निक सच एज डिस्क्रिप्टिव डायग्नोसिस। यानी कि डाटा एनालाइज करना, जो भी हमारा इन स्टेप्स करने के बाद डेटा निकला उसको एनालाइज करेंगे और उससे पैटर्न फाइंड करेंगे। अब जैसे कि हमारा लास्ट स्टेप बता है डिसीजन मेकिंग, यानी कि यूजिंग द इंसाइट्स डिराइव्ड फ्रॉम द डाटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन। यानी कि जो भी हमारा इन सब प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट निकला, उस आउटपुट को हम अपने स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बेनिफिट कमा सके, या फिर अपनी कंपनी को बताएंगे कि अच्छा हाँ अपने हमारी कंपनी का ग्रोथ आने वाले टाइम में है या नहीं है। ये चीज़ हमारा डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाएगा। तो आपको केवल ये डायग्राम बना के आना है और इन्हीं सारी हेडिंग्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, आपको पूरे 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी कभी कभी 2 मार्क्स से पूछ लेता है कि एनालाइज वर्सेस रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। तो आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ भी गया होगा, बट फिर भी थोड़ा सा लिख दिया समझाने के लिए। एनालाइज क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द डाटा इनटू एंड रिपोर्ट्स इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इंसाइट्स। यानी कि जो भी हमारा डाटा है उसको हम एनालाइज करेंगे कि उससे हमारा कुछ मीनिंगफुल निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, उस चीज़ को बोलते हैं एनालाइज। रिपोर्टिंग क्या करता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इनटू इन्फॉर्मेशनल समराइज। यानी कि जो भी हमारा डेटा से हमारी आउटपुट निकला उस चीज़ को एक इन्फॉर्मेशनल समराइज कर देता है, यानी कि उसको छोटे वे में स्टोर कर देता है कि अच्छा इस पूरे मान लीजिए ये पूरी हमारा एक पेज है, इस पेज से हमने जितने भी डेटा लिखा है इस चीज़ को निकाल कर एक 4 लाइन का एक समराइज में सीधे आउटपुट लिख दिया, उस चीज़ को बोलते हैं हम रिपोर्टिंग। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ डाटा एनालिटिक्स या फिर DALC। DALC consists of several phases that guided the process of transforming raw data into actionable insights। यानी कि जो भी हमारा रो डेटा है उसको हम उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म करें जिससे कि वो एक प्रॉपर आउटपुट हमको निकाल के दे सके, उस चीज़ को बोलते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, तो जो आपने हेडिंग लिखी है इन्हीं हेडिंग को आप एक डायग्राम में दिखा दीजिएगा तो आपकी थोड़ा प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले आता है डिस्कवरी। डिस्कवरी यानी कि डाटा को फाइंड करना, डाटा प्रिपरेशन, डाटा को प्रिपेयर करना, मॉडल प्लानिंग करना, मॉडल बिल्डिंग करना, कम्युनिकेट करना और उसके बाद ऑपरेशन करना उसको। तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ समझते हैं अच्छे से, और आप ये डायग्राम बनाया जाएगा, आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई आपके मार्क्स नहीं काटेगा। डिस्कवरी, दिस फेज इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस प्रॉब्लम। यानी कि इसके अंदर हम बिजनेस की प्रॉब्लम करते हैं एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। जो भी हमारे हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम डिस्कवरी यानी कि डाटा, जो भी हमने डाटा लेंगे हम उसको इकट्ठा करेंगे और उसके बाद देखेंगे उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर लगाएंगे। डाटा प्रिपरेशन, जो भी हमने डाटा स्टोर किया था उसको हम प्रिपेयर करेंगे। प्रिपेयर कैसे करेंगे? इन दिस फेज डाटा इज़ कलेक्टेड, क्लीन्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अ सुटेबल फॉर्मेट फॉर एनालिसिस।
एनालाइज, यानी कि जो भी हमने डाटा किया उसको हम सुटेबल फॉर्म्स में कराएंगे ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, यानी कि उसको क्लीन करेंगे, उसके अंदर से एरर्स सब कुछ रिमूव कर देंगे। डाटा प्लानिंग में क्या होता है, दिस फेज इन्वॉल्व्स डिसीजन द एनालिटिकल अप्रोचेस एंड सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेक्निक्स, यानी कि हम इसके अंदर ऐसी एल्गोरिदम्स को लगाएंगे या फिर ऐसे मशीन लर्निंग के टूल्स को लगाएंगे जिससे कि हम अच्छे से उसको हम अपना आउटपुट इसके अंदर से हम फाइंड कर लेंगे। अब आता है हमारा मॉडल बिल्डिंग यानी कि इन दिस मॉडल बिल्डिंग फेज द प्लान्ड मॉडल आर डेवलप्ड एंड टेस्टेड यूजिंग द प्रिपेयर डाटा, यानी कि जो भी हमने अब तक अपना डाटा प्रिपेयर और डाटा प्लानिंग से जो भी हमने आउटपुट निकाला और प्रिपेयर डाटा किया था उसको हम टेस्ट करेंगे कि क्या वो हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये चीज़ आती है हमारी मॉडल बिल्डिंग में। इसके बाद हम आते हैं कम्युनिकेटिंग रिजल्ट, यानी कि इसमें हम देखेंगे इन दिस फेज इन्वॉल्व्स विजुअलाइजेशन द रिजल्ट ऑफ द एनालाइज टू कम्युनिकेट इनसाइट्स द स्टेक होल्डर, यानी कि जो भी हमने विजुअलाइज किया था हमारा रिजल्ट और जो हमारा रिजल्ट एक्चुअल में आया उसको कम्युनिकेट करेंगे अपने स्टेक होल्डर के साथ और फिर ये देखेंगे कि क्या हम इसको आगे प्रोसीड करें या नहीं करें। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेज आती है, इसमें क्या करते हैं हम, इन दिस फेज द फाइनल मॉडल इज डेवलप्ड into the production environment where it can be used for making decision, यानी कि जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट के एग्जांपल की तरह समझें, सबसे पहले आपने एक स्टॉक को एनालाइज किया, पहले उसका डेटा इकट्ठा किया, उसके बाद डेटा को प्रिपेयर किया, पूरा उसके अंदर से एरर्स निकाले, फिर डाटा को प्लेन किया, मॉडल बिल्डिंग किया, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स किया, यानी कि उसके अंदर से पूरा पता किया कि वो कब ग्रोथ करता है, कब लॉस में जा रहा है, और उसके बाद आपने एक रिजल्ट्स अपने स्टेक होल्डर को प्रोवाइड कराया और उसके बाद वो उसको ये देखिएगा कि क्या मैं इसको डिसीजन मेकिंग, यानी कि क्या मैं इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करूँ जो कि मुझे प्रॉफिट होगा, उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑपरेशनल एनालाइजमेंट। यानी कि अब अगर ये सारे ही स्टेप्स आपको समझ में आए हो तो आप इन्हीं सारे स्टेप्स को थोड़ा थोड़ा इसके अंदर और बढ़ा के लिख सकते हैं और इन्हीं सबसे ये आप डायग्राम बना सकते हैं, आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।